जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हमने लॉन्च कर दिया चंद्रयान 3 मिशन। अब चंदा मामा दूर नहीं। इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान मिशन के बारे में इतिहास हर चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा और हम लोग पूरा तैयारी करके बैठेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, पहला चीज। दूसरा, आपको अंत में नोट्स भी मिलेगा। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं अपना। ये नोट्स आपको मिलेगा, बेहतरीन नोट्स है। आपको कुछ नहीं बनाना है, इस नोट्स को आपको प्रिंट निकाल लेना है। यदि आप मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल में भी, लेकिन प्रिंट निकालने में बहुत अच्छा आएगा। आपको इसको एक बार पढ़ लेना है वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो और नोट्स और साथ में हमारे मोबाइल ऐप पर आपको टेस्ट भी मिलेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है एक एग्जाम में आएगा, तो हम लोग इसको कंप्लीट तैयारी करेंगे। आपको कंप्लीट यहाँ हर चीज मिलेगा, ये मेरा वादा है। चलो देखते हैं कि चंद्रमा का ये चंद्रयान मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सन 1950 की बात है, जब हमने स्टार्ट किया हमारा सपना देखा गया अंतरिक्ष कार्यक्रम का। आप जानते ही होंगे इनको, ये थे विक्रम अंबालाल साराभाई। यही है हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम अंबालाल साराभाई, जिनका सपना था कि हम भी एक ऊंचाई को छुए। और इनके ही प्रयासों से पहली बार 1963 में हमने थुम्बा कहाँ है सर? थुम्बा है अपने केरल में। केरल से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया। साउंडिंग रॉकेट कुछ नहीं होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक टेस्ट होता है। पहला रॉकेट था 1963 में। इनके प्रयासों की बदौलत ही हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया। और आप जानते ही होंगे 1969 में, इसके बाद 1969 में 15 अगस्त को, कब सर? 15 अगस्त को हमारा इसरो बना था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इनके प्रथम अध्यक्ष थे यही हमारे विक्रम साराभाई, विक्रम अंबालाल साराभाई। इनके बदौलत ही इसरो आज इस ऊंचाई, इस मुकाम पर पहुंचा है। आज हम चांद को छू रहे हैं इनके बदौलत ही, क्योंकि इनका स्थापना भी, शुरुआत इन्होंने किया था। क्या है सर? जुगाड़। इंडिया का जुगाड़ आपको पता ही होगा। देख रहे हो कैसा कैसा जुगाड़ करते हैं हमारे इंडियन लोग। ये जो है ना हमारे खून में है। ये देखो कोरोना का जुगाड़, दूध देने के लिए क्या कर दिया गया है। और इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दिख ही रहा है क्या जुगाड़ चल रहा है। और यही जुगाड़ था भारत के खून में। जो ये जुगाड़ से हम लोग, ये जुगाड़ जो 1980 में किए थे, आपको पता होगा 1980 के दशक में हम लोग अपना रॉकेट जो है साइकिल में लेकर जा रहे थे। ये आपको पता है क्या? 1980 में हम लोग जो अपना एप्पल सैटेलाइट है, एप्पल उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, उसको बैलगाड़ी में लेकर गए थे लॉन्चिंग स्टेशन में। और ये यहाँ से यहाँ तक का सफर जब हमने, कब सर? 14 जुलाई को LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और हम लोग चंद्रमा की यात्रा में निकले हैं। कहाँ बैलगाड़ी से कहाँ पहुंचे हैं, और कैसा जुगाड़! यही जुगाड़ के बदौलत था। यदि आपको पता होगा तो हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? मॉम, हो मम्मी नहीं रे बाबा, मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने 2014 में लॉन्च किया था। कब सर? 2014 में। इतना जुगाड़ किया था, इतना साइंस लगाया था ना, कि हमारा जो बजट था, बता रहा हूँ, $70 मिलियन, मात्र $70 मिलियन में हम लोग मंगल तक पहुंच गए थे। मंगल मिशन जो बोलते थे ना 2014 वाला, $70 मिलियन। और वहीं आप हॉलीवुड में देखे हो क्या? द मार्शियन, ये मंगल ग्रह पर बना हुआ एक मूवी है। इसका जो बजट था ना, जान के आश्चर्य रह जाओगे, $110 मिलियन। ये लोग मार्स में नहीं गए थे रे बाबा, ये लोग यहीं धरती में मार्स से रिलेटेड मूवी बनाए थे। और हम लोग मार्स में गए थे $70 मिलियन में, और ये लोग $110 मिलियन, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा ये लोग पैसा खर्च करके मूवी बनाते हैं। हम लोग इतने पैसे, उससे आधे में हम लोग मंगलयान मिशन भेज चुके हैं। और ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी किसका है भैया? हमारे इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका ही काबिलियत है कि हम इतने कम बजट, इतने कम जुगाड़ में हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। हम
अलग ग्रह में, हमारे अंतरिक्ष में ये सब प्रोग्राम कर पाते हैं। तो कहाँ से ये चंद्रमा की ओर जो जाने का होड़ जो मचा है ना, शुरुआत होता है रूस से। रूस ने पहले क्या किया, चंद्रमा की ओर मिशन भेजा 1959 के दशक में, 1959-60 में ये क्या किया, चंद्रमा की ओर ये अपना क्या भेजा, सैटेलाइट। अब उस समय आपको पता होगा 60 के दशक में ना दो ध्रुव में बटा हुआ था, शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था सर, शीत युद्ध। कौन था, एक ध्रुव जो दो ध्रुव में बटा था ना पूरा विश्व। एक ध्रुव था रूस की तरफ, रूस मतलब यूएसएसआर, सोवियत संघ, आपने सुना होगा, सोवियत संघ की तरफ था एक ध्रुव, और एक ध्रुव था इसके अपोजिट में यूएसए, अमेरिका था इसके अपोजिट में। तो जब रूस ने इधर होड़ मचाया कि हम लोग चंद्रमा में जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाला कैसे चुप बैठ सकता है, यूएसए। ये इसने भी क्या किया, लॉन्च करना शुरू किया। और इनका मिशन था, क्या था सर, आप सुने ही होंगे, अपोलो। क्या था सर, अपोलो। तो कंटिन्यू बहुत सारा अपोलो मिशन गया, अपोलो 8, 9, 10, 11, और 11 वो पहला मिशन था जिसमें पहला यात्री जो चंद्रमा में कदम रखा था। आपने बचपन से नाम सुना होगा, क्या था सर उनका नाम, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सुना होगा आपने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा में क्या रखा था, कदम रखा था। कौन से मिशन के तहत, अपोलो 11। किसका मिशन था, यूएसए, अमेरिका। आपने सुना होगा यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मिशन था अपोलो 11, और इसमें 3 यात्री गए थे। 3 यात्री में से एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा में। और इनके साथी थे बज एल्ड्रिन, ये भी इनके साथ ही गए थे चंद्रमा में। कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन थे। और तीसरा जो व्यक्ति था ना, वो चंद्रमा में नहीं गया था, वो चंद्रमा के जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा था, तो उसमें वो चक्कर लगा रहा था, वो नीचे नहीं गया था। मतलब इनका हेल्प भी तो चाहिए, इनको कनेक्शन कौन देगा, पृथ्वी से जोड़ने के लिए। तो ऑर्बिटर में वो बैठा था और इनको वो क्या कर रहा था, पृथ्वी से कनेक्ट किए रहा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन जो चंद्रमा में गए थे। तो इस प्रकार से ये होड़ मचा था। तो हम भी कैसे चुप बैठते, हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 2003 में घोषणा किया कि अब हम भी चांद पर जाएंगे, हम भी चंदा मामा के पास जाएंगे। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, घोषणा किया कि जल्द ही चंद्रयान लॉन्च होगा। और इस तरफ हमारा तैयारी चालू हो गया, इसरो ने इस दिशा में तैयारी चालू कर दी। और इस तैयारी के साथ साथ हमारा पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। कब हुआ सर, 22 अक्टूबर 2008। कब हुआ सर, 22 अक्टूबर 2008 को हमारा पहला चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ। और ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, नोट्स में डाल दिया हूं, ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनो। 22 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान 1 लॉन्च किए। क्या था सर इसमें एक क्या था, एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह। चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वो चंद्रमा की जो पर्यावरण है, चंद्रमा का जो मानचित्रण है वो करने वाला था। और वो किया, अभी दिखाऊंगा वीडियो में। उसके पहले इतना तो जान लो कि ये चंद्रयान मिशन की जरूरत क्या है सर, चंद्रमा में जाने की जरूरत क्या है। हमारे पास इतने गरीब बच्चे हैं, ये क्या 600 करोड़, 1000 करोड़, 600 से 1000 करोड़ खर्चा क्यों किया जा रहा है इसके पीछे। क्यों ना इस पैसे को वहाँ गरीबी उन्मूलन में लगा दिया जाए। 600 से 1000 करोड़ रुपया को आप गरीबी उन्मूलन में क्यों नहीं लगा देते। इसमें जाने की क्या जरूरत है, क्या फायदा होगा, चलो देखते हैं क्या क्या फायदा होगा, तब तो समझ आए कि इतना पैसा खर्चा क्यों किया जा रहा है। चंद्रयान मिशन ये आपके नोट्स में मिलेगा, आप यहाँ समझने की कोशिश करो। सर चंद्रमा में क्या है सर, चंद्रमा एक क्या है, पृथ्वी जैसा ही ग्रह है ना, हमारा उपग्रह है। जब साथ में बना, जब पूरा ब्लास्ट हुआ था, हमारे सूर्य से ही बना है पूरा सौर मंडल, तो साथ में चंद्रमा बना। जब पृथ्वी बना तो साथ में चंद्रमा भी बना। तो चंद्रमा में भी खनिज होंगे ना सर, चट्टान है तो बहुमूल्य खनिज होगा। तो जो खनिज हमारे उपयोग का है, यदि ऐसा कुछ खनिज मिल जाए जो पृथ्वी में कम है और वहाँ है, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं फ्यूचर में, और इसका फायदा किसको होगा, जो खोजेगा उसको मिलेगा ना।
तो ये है खनिज और बहुमूल्य पत्थर वहां हो सकते हैं जो हमको फायदा दे। ऐसा कोई खनिज हो सकता है जो पृथ्वी में हो ही ना और हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे। तो इस प्रकार से वहां खोज करना तो जरूरी है ना। इस प्रकार से चंद्रयान ये खनिज की खोज करता है। दूसरा चीज वहां का पर्यावरण, पर्यावरण की जानकारी, ताकि साथ में बना है चंद्रमा और पृथ्वी। अगर चंद्रमा की पर्यावरण को जांच ले तो कंपेयर करके हम लोग पृथ्वी के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। उसके फ्यूचर, उसके पास्ट को जानकर यहाँ के फ्यूचर, यहाँ के पास्ट को जाना जा सकता है। तो एक तो हो गया खनिज और एक हो गया पर्यावरण, और बहुत डेंजर चीज क्या है, जल। हमने क्या किया है, चंद्रयान मिशन के द्वारा ना जल की वहां उपस्थिति को जांचा है। अगर वहां जल है तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अगर जल की उपस्थिति है ना तो वहां जीवन पनपने की संभावना है, सीधी सी बात। और जल हमारे फ्यूचर को भी दर्शाता है। आप सोचो, अगर फ्यूचर में कोई उपग्रह मिशन करना है और हमको स्पेस स्टेशन चाहिए, तो हम कहाँ स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, जहां जल है। जल में क्या है, H2O। जल में क्या है सर, H2O। हम इसको अलग करके ऑक्सीजन को अपने श्वास के लिए और हाइड्रोजन को, आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन सेल बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन को अपने श्वास के लिए। तो जल है तो कल है। जल की उपस्थिति तो हमने पता लगाया ही है, आगे मैं अभी बताने वाला हूं। और जल है तो जीवन है। तो ये तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आपको फायदा दिख रहा है इतना खर्चा करने का, कि आपको इतना फायदा है। इसके अलावा आपको ना इसका अप्रत्यक्ष लाभ भी देखने को मिलता है। ये क्या है सर अप्रत्यक्ष लाभ? आपने 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ सुना था, 2-4 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन नहीं, 2 दिन पहले, जिस दिन हमने लॉन्च किया उसी दिन की बात है, कि उस दिन ना जापान ने भी लॉन्च किया था। एक दिन पहले एक सैटेलाइट अपना लॉन्च किया था, एक रॉकेट, जिसमें उसका 2-3 सैटेलाइट था और 2-3 देशों का भी सैटेलाइट था इस रॉकेट में। जापान ने ना जैसी रॉकेट लॉन्च किया, आधे दूर में जाके वो ब्लास्ट हो गया वो रॉकेट। तो ये रॉकेट तो ब्लास्ट हुआ, साथ में इसका सैटेलाइट भी इसमें था ना रॉकेट में, वो भी ब्लास्ट हो गया। सोचो जापान का ये तकनीक कैसा है। और इधर इंडिया जो रॉकेट लॉन्च किया वो निकल गया है अपने चंद्रमा की यात्रा में। क्या दर्शाता है सर ये? वो जाक्सा, जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, वो ब्लास्ट हो जा रहा है उसका रॉकेट, और यहाँ हम लोग चंद्रमा में पहुंचने वाला है। ये क्या दर्शाता है सर? पूरे विश्व को क्या संदेश देता है? इसरो कैपेबल है, इसरो दक्ष है, इसरो क्षमता रखता है सैटेलाइट को पहुंचाने का। और वो भी मैं बताया अभी, बहुत ही वहनी शुल्क में, बहुत ही वहनी खर्च में, बहुत ही कम खर्च में हम लोग बड़े से बड़ा रॉकेट कहाँ भेज रहे हैं? चंद्रमा में। और ये संदेश किसको जा रहा है? ये संदेश विश्व को जा रहा है। अब सोचो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते तो हैं हमारा भी सैटेलाइट कहाँ हो, पृथ्वी में, उपग्रह में चक्कर काटे, हमारा भी एक सैटेलाइट हो। क्योंकि सैटेलाइट के बिना ना, देखो अभी सैटेलाइट 1999 की बात है, जब कारगिल युद्ध हो रहा था। तो अब जीपीएस जो है ना, ये अमेरिका का है, यूएसए अमेरिका का है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या बताता है? लोकेशन। तो उस समय ना कारगिल युद्ध के समय हेलीकॉप्टर के लिए लोकेशन की जरूरत था। बिना लोकेशन के आप कैसे टारगेट करोगे? तो बिना लोकेशन के हम लोग टारगेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूएसए ने जीपीएस का यूज बैन कर दिया था कि हम लोग जीपीएस का यूज करने नहीं देंगे। लेकिन हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया और हमने अपना खुद का सैटेलाइट नाविक, सुना है आपने? नाविक, खुद का जीपीएस, ये जीपीएस जैसा हमारा इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया, ताकि हम किसी पर निर्भर न रहे। और हमारा सिक्योरिटी अब नाविक पर डिपेंड है, ना कि जीपीएस पर। और ये कैसे संभव हो पाया? यही इसरो के बदौलत। और यही इसरो कैपेबल बनाता है कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो हर देश के पास अपना कुछ तो हो जिससे वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर पाए। लेकिन इतना तकनीक कैसे लाएगा कोई? जापान जैसे देश का रॉकेट ब्लास्ट हो रहा है, तो कोई भी इतना खर्च कैसे वहन करेगा? क्योंकि ब्लास्ट हो गया तो 300-400 करोड़ का नुकसान तो ऐसे ही होना है। तो कैसे होगा सर? वो होगा इसरो के साथ जुड़कर। बहुत सारे देश, अभी हमने लगभग 177 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है।
विश्व के बहुत सारे देशों का 177 सैटेलाइट। सोचो, मतलब हम लोग किराया में अपना जो सैटेलाइट लॉन्चर है, जो व्हीकल है, हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट्स में दूसरे देश के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और उसका मात्र क्या लेते हैं, किराया। क्या लेते हैं, किराया। अब करोड़ों में किराया लेंगे, हमारा जो किराया है ना दूसरे देश से कम ही होगा, ये तो पता ही है। इसलिए मैं पहले ही आपको भारत का जुगाड़ दिखा चुका हूं। हमने क्या किया है, एक मूवी के बजट से भी कम बजट में हमने क्या किया है, रॉकेट लॉन्च किया है। तो दूसरे देश को जहां सस्ता मिलेगा वहां आएगा ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये चंद्रयान 3 केवल मिशन नहीं है, ये दुनिया को संदेश है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, भारत अब विश्व की पहचान है। भारत अपना एक कदम रखता है, भारत एक पहचान रखता है और उसका पहचान इसरो ने बिना किसी गलती के अब ये लॉन्च कर चुका है चंद्रयान 3 और पहुंचने वाला है। इस बार कोई गलती नहीं होगा, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, पूरा प्रैक्टिकल, पूरा हर वो पॉसिबिलिटीज, हर वो चीज देखकर बनाया गया। इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 23 अगस्त को लॉन्च करने वाला है, आगे देखेंगे क्या है। तो ये चंद्रयान 1, सर चंद्रयान का तो समझ आ गया कि कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन सर ये चंद्रमा कितना दूर है सर, इतना दूर जाना है, कितना दूर जाना है। तो ये अपना पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी आपको याद रहना चाहिए, 3,84,000 किलोमीटर दूर है सर। इतना दूर है, आप इमेजिन करो, 3,84,000 किलोमीटर दूर। और हमारा चंद्रयान को यहां तक पहुंचने के लिए कितना दिन लगता है पता है, 40 से 42 दिन लगता है, 40 से 42 दिन। बट आपने सुना है या मैंने सुना है सर, ये 40 से 42 दिन हमको लग रहा है, लेकिन अपोलो तो 4 दिन में पहुंच गया था। क्या ये झूठ बोल रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। अपोलो 11 जो गया था, अपोलो 11 वो 4 दिन में पहुंच गया था, क्योंकि वो सीधा यहां से यहां पहुंचा था। ये यहां से सीधा यहां पहुंचने के लिए इतना सारा फ्यूल बर्न किया था और इसीलिए इसका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, इसी कॉस्ट को बचाने के लिए हम लोग दिन को ज्यादा लेते हैं और अपना साइंस लगाते हैं, भारत का साइंस। और ये 40 से 42 दिन भले टाइम लगता है, लेकिन ये 40 से 42 दिन में अपना 1,000 करोड़ बचा लेते हैं अपना। ये 1,000 करोड़ आप 40 से 42 दिन में कमा तो नहीं सकते, लेकिन बचा जरूर सकते हो। कैसे बचाते हैं, चलो समझते हैं इसके पीछे का साइंस। ये है अपना साइंस, ये है अपना पाथ चंद्रयान का। चलो देखते हैं और समझते हैं कि चंद्रयान कैसे जाता है अपने पाथ में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च किए यहाँ से लॉन्च किए अपना रॉकेट। ये ऐसे जाता है, ठीक है, 2 मिनट में पूरा समझ आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक जाने में ही हमने रॉकेट को जलाया। अब क्या किएंगे, यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद रॉकेट का जो पिछवाड़ा है उसको बुझा देंगे। रॉकेट बुझाते ही ये क्या करेगा, इधर आगे नहीं जाएगा, ये क्या आएगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, इसको वापस खींच लेगा ये। अब फिर यहाँ आएगा ना, फिर यहाँ आएगा तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, फिर पिछवाड़े में आग लगाएंगे। और जैसे फिर पिछवाड़े में आग लगेगा, फिर भागेगा ये जोर से और ये फिर थोड़ा स्पीड से भागेगा और इसका जो पाथ है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ आएगा, फिर हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे रॉकेट। फिर ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वापस आएगा, फिर तीसरी बार यहाँ आएगा, फिर उसके पीछे में आग लगाएंगे, फिर ये बड़ा हुआ पाथ लेकर फिर यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ आके हम लोग रॉकेट बंद कर देंगे। फिर ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा। यही बार बार दोहराते हैं और ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे घूमते, आप देख रहे हो, ये यहाँ तक हम लोग फ्यूल बर्न कर रहे हैं आधे पाथ में, और आधा पाथ हमारा फ्री में जा रहा है। आधा पाथ क्या जा रहा है, फ्री में जा रहा है। ऐसे ही हम ये इतना फ्यूल बचा लेते हैं और अपना कॉस्ट कम कर लेते हैं, 1,000 करोड़ बचा लेते हैं। और ये जैसे ही ये जो लास्ट थ्रस्ट आएगा, ये जो थ्रस्ट रहेगा ना, यहां से जैसे निकलेगा और ये ग्रेविटी किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के अंदर आ गया। अब ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगा तो चंद्रमा की ओर खींचा चला जाएगा। इतना स्पीड में रहेगा कि ये बड़ा वाला पाथ लेगा। फिर ये स्पीड में है ना, अब क्या करेंगे, अपन को स्पीड कम करना है।
क्या हो रहा है, सैटेलाइट ऐसे भाग रहा है ना, इसको स्पीड कम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट जो ऐसे था उसके मुंडी इधर भाग रहा है ना, तो इसको घुमा देते हैं। घुमा देंगे तो रॉकेट का जो पीछे वाला इलाका है ना, ये पीछे वाला पिछवाड़ा, वो ऐसे हो जाएगा। हालांकि रॉकेट ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखो रॉकेट की दिशा किधर है, ऐसे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट को घुमा दिए हैं, ये घूम गया है अपना सैटेलाइट। अब क्या करेंगे, इधर इधर रॉकेट छोड़ेंगे, ध्यान से समझो, इधर रॉकेट छोड़ेंगे तो क्या होगा, हालांकि सैटेलाइट इधर घूम रहा है, लेकिन इधर से जब ये पिछवाड़ा की तरफ भेजेगा तो इसका गति क्या होगा सर, सोचो सोचो, इसका गति क्या होगा, कम होगा। तो हर बार ऐसे करेंगे, ये एक चक्कर लगाएगा ना, एक चक्कर लगाएगा, यहाँ आएगा, फिर गति कम कर देंगे। गति कम करने के लिए क्या करेंगे, रॉकेट को उल्टा करेंगे और उल्टा दिशा में हम लोग उसको प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालेंगे, इधर रॉकेट जलाएंगे ना तो उधर प्रेशर बढ़ेगा, और रॉकेट इधर घूम रहा है ना तो रॉकेट का स्पीड धीरे धीरे कम होगा। अब रॉकेट का स्पीड धीरे धीरे कम होगा ना, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे पास में आता जाएगा, चंद्रमा के गोल गोल घूमता जाएगा। और जैसे जैसे जितना इसका स्पीड कम होता जाएगा उतना ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, और एक ऐसा ऑर्बिट आएगा जिसमें पाथ में अब घूमता 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 चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लॉन्च करते हैं, यहाँ से ग्रेविटी का सहारा लेके, पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटी का सहारा लेके अपना फ्यूल बचाते हैं और रॉकेट का जो साइज है उसको छोटा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जुगाड़ काम करता है, साइंस काम करता है और हमारा पैसा बचता है। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअल जो चंद्रयान-1 मिशन है कैसा था। वीडियो देखते हैं, मजा आएगा। ये वीडियो दिख रहा है, यहाँ चंद्रमा दिख रहा है, ये गड्ढा दिख रहा है चंद्रमा में, यही गड्ढा है, इसी को बोलते हैं क्रेटर। ये चंद्रयान-1 लॉन्च हो गया है। ये चंद्रयान-1 अब किधर जा रहा है सर, चंद्रमा की ओर गमन कर रहा है। ये 2008 का वीडियो है, 2008 का। ये है अपना चंद्रयान-1 का ऑर्बिटर जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये चंद्रयान-1 जो, और ये गिर रहा है सर, ये क्या है, ये ध्यान से देखना, ये चंद्रयान-1 का लास्ट पार्ट था। ये क्या था, चंद्रयान-1 से हम लोग इम्पैक्ट प्रॉप को वहां से धड़ाम से चंद्रमा में गिराया था, देख रहे हो, ये धड़ाम से नीचे गिरा था। और इस गिराने का मतलब मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा चंद्रयान-1 में क्या था, ये क्या गिरा है चंद्रयान-1 में, और ये क्या चक्कर काट रहा है, यही सब हम लोग देखेंगे चंद्रयान-1 में। इतना बस था। चंद्रयान-1 में क्या था सर, चंद्रयान-1 को हमने कैसे भेजा, आपने देख ही लिया डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे चंद्रयान-1 कैसे पाथ फॉलो करके गया है, कैसे गया था चंद्रयान-1। अब ये चंद्रयान-1 क्या है, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में क्या करेगा, ये चक्कर काटेगा, ये ऑर्बिटर। अब ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा है ना, ये गोल गोल इसके चक्कर काट के इसका ये मैपिंग करेगा। इसमें बड़ा बड़ा कैमरा लगा है, अच्छा मेगापिक्सल का। ये क्या करेगा, इसका मैपिंग करेगा, इसमें जो खनिज तत्व है उसको देखेगा ऊपर से। जैसे अभी सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहता है ना पृथ्वी का, वो ऊपर में घूमते घूमते खनिज तत्वों का पता लगाता है, उसी प्रकार ये भी खनिज और जितने भी वातावरण है बहुत सारा मैपिंग करेगा। और ये क्रेटर दिख रहा है आपको, क्रेटर बोलते हैं इसको, गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा है इसमें। कहाँ सर, चंद्रमा में। और इसी गड्ढे में हजारों सालों से रोशनी नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये 4-4 किलोमीटर लंबा गड्ढा है। सोचो, अब इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है तो सूर्य का प्रकाश तो जाएगा नहीं, और सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो कुल मिलाकर ये क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा अंधेरा। और बचपन से आपने सुना होगा ये चंद्रमा पर दाग है रे बाबा। अरे चंद्रमा पर दाग नहीं है रे गाला, ये है चंद्रमा पर अंधेरा। और क्यों अंधेरा है, वहां बड़ा बड़ा क्या है सर, क्रेटर है बड़ा बड़ा, इसी को बोलते हैं गड्ढा। इसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए एक क्रेटर क्या हो जाता है, अंधेला, और यही दाग के रूप में हमको दिखता है। तो इसका मैपिंग प्रॉपर कौन कर रहा है, चंद्रयान-1 किया। चंद्रयान-1 को हमने कब लॉन्च किया था, जो 2008 में। और ये जो ऑर्बिटर है ये एक साल काम किया, लगभग 1 साल अपना जो डाटा था वो दिया, मैपिंग किया प्रॉपर, और ये फिर हमारा कनेक्शन इससे टूट गया। तो यही था चंद्रयान-1। अब लास्ट में मैं दिखाया कि यहाँ से हमने एक इम्पैक्ट प्रॉब, क्या इम्पैक्ट प्रॉब को सीधा धड़ाम से नीचे कहाँ फेंका था, इसको फेंका था अपने चंद्रमा में, इम्पैक्ट प्रॉब बोलते हैं इसको, हमने फेंका। तो यही इम्पैक्ट प्रॉब से हमको पता चला था कि चंद्रमा में क्या है सर, चंद्रमा में जल है। यही हमारी उपलब्धि थी चंद्रयान-1 का, कि हमें इम्पैक्ट प्रॉब जो फेंका था धड़ाम से, मैं दिखाया, उसी से हमको पता चला कि यहाँ जल है, और ये जल बर्फ के रूप में है।
किसके रूप में है, बर्फ के रूप में। अभी बताया कि क्रेटर में रोशनी ही नहीं पहुंचा, रोशनी नहीं पहुंचा, तो यहाँ लगभग ना -200 डिग्री सेल्सियस है तापमान, सोचो माइनस में। और जल को जमने के लिए कितना लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये 0 डिग्री सेल्सियस से और -200 डिग्री सेल्सियस, तो जल किस में रहेगा, बर्फ के रूप में। तो यहाँ ये पुष्टि हुआ इम्पैक्ट प्रोब से चंद्रयान-1 के कि चंद्रमा में पानी की उपस्थिति है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ जल है तो कल है, जल है तो जीवन, तो यहाँ जीवन पनपने की संभावना है। यही उपलब्धि था कि हमें जल के बारे में पता चला कि चंद्रमा में जल है, वो भी बर्फ के फॉर्म में। और एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, बहुत जबरदस्त बात। ये नासा है ना, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, इसने ना अभी 10 साल बाद, ये 2008 में हम लोग बता दिए हैं, 10 साल बाद 2018 में ये पुष्टि करता है कि सच में है जल, सच में आपने सही कहा था। ऐसा पुष्टि नासा ने किया था 2018 में जाकर। और हम 2018 के बाद सर, इसके बाद आया हमारा 2019, और आपको पता ही होगा 2019 में हमारा चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किए थे हम लोग 2019 में। वो था 22 अक्टूबर 2008, ये था 22 जुलाई। कब सर, 22 जुलाई 2019 को अपना चंद्रयान-2 मिशन हमने लॉन्च किया। ये क्या था सर, चंद्रयान-2 मिशन हमने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। चलो देखते हैं कि कैसे लॉन्च होता है। एक 22 जुलाई को वीडियो में देखते हैं, और क्या क्या था इसके अंदर, इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं ताकि हमको वीडियो आसान लगे। ये था अपना चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 में ये आप देख रहे हो, ये था अपना चंद्रयान-2 का पार्ट्स। ये देख रहे हो, ये नीचे वाला था आर्बिटर। आर्बिटर मतलब जो चंद्रमा का चारों ओर चक्कर लगाएगा, मात्र चारों ओर चक्कर, वो नीचे नहीं जाएगा। तो ये पार्ट था आपका चंद्रमा का, नीचे वाला पार्ट था ऑर्बिटर। और ये इसी ऑर्बिटर में कनेक्ट था, ये था लैंडर। क्या था, लैंडर। ये यही है, ये देखो इधर ये लिखा है ना, ये विक्रम लैंडर। क्या था, विक्रम लैंडर। अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि मैं पहले क्यों बताया था विक्रम साराभाई के बारे में। यही लैंडर का नाम था। लैंडर में जो लैंडिंग करेगा, ये तो ऑर्बिटर है जो चारों ओर चक्कर काटेगा। लैंडिंग कौन करेगा भैया, लैंडर करेगा। ये लैंडिंग करेगा, अभी देखेंगे कैसे लैंडिंग करेगा। तो लैंडिंग करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है लैंडर। और ये पहुंचा रहा है अपनो चंद्रमा तक। तो अपन अंतरिक्ष एजेंसी कौन पहुंचाया अपन को चंद्रमा तक, हमारे विक्रम साराभाई, इसलिए इनका नाम भी विक्रम रख दिया गया। तो विक्रम लैंडर है। और ये है भैया रोवर। क्या था, ये था रोवर। ये था रोवर। रोवर में देखो ये चक्का लगा है, अभी दिखाऊंगा। ये चक्का क्या है, ये लैंडर के अंदर है, ये रोवर मतलब ये मम्मी है, लैंडर के अंदर से निकलेगा रोवर। अब ये रोवर निकल कर ना आसपास घूमकर चंद्रमा के मिट्टी का जांच करेगा, एक्सरे पद्धति से, किरणों से क्या करेगा, चंद्रमा के मिट्टी का परीक्षण करेगा। ये देख रहे हो, ये ऊपर प्लेट जैसा लगा है, ये सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल से इसको एनर्जी मिलेगा, और ये क्या करेगा, ये वहां जाके जांच करेगा चंद्रमा की मिट्टी को। तो इस प्रकार से ये ऑर्बिटर क्या करेगा, ये क्रेटर वगैरह का मैपिंग करेगा। ये बड़ा बड़ा गड्ढा देख रहे हो, ये ऑर्बिटर है। ये ऑर्बिटर चक्कर काट के क्या करेगा, मात्र क्या करेगा, मैपिंग करेगा। और दूसरा चीज ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला ऑर्बिटर, ये ऑर्बिटर है। और ये क्या है, ये है अपना लैंडर। लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो, ये ऑर्बिटर तो चक्कर काटते रहेगा, ये लैंडर क्या ऑर्बिटर से अलग होगा, और ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये देख रहे हो, धीरे 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 पीछे जो रॉकेट लगा है ना, उससे क्या करेंगे, इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना रॉकेट लॉन्च होता है। देखना अभी सॉफ्ट लैंडिंग, ये धीरे 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 इसका स्पीड कम करते जाएंगे। जैसे जैसे स्पीड कम होगा, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे खींचा चला आएगा। और इसको हम लोग धीरे 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 इसके अपोजिट में क्या करेंगे, रॉकेट चलाते चलाते हम लोग धीरे धीरे इसका सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। ये हो गया सॉफ्ट लैंडिंग। ऐसे होना था, लेकिन चंद्रयान-2 ऐसा नहीं हो पाया, अभी बताऊंगा मैं। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग होना है, अभी ऐसा ही होगा। चंद्रयान-3 में भी ऐसा ही होना है। ये चंद्रयान-2 का वीडियो है अपना। ये देखो, ये है अपना लैंडर। अब इसमें क्या क्या है सर, लैंडर में क्या क्या फिट है, ये बहुत सारा। ये जो दर्शा रहा है ना, ये जो यंत्र लगा है, ये दर्शाएगा मून क्वेक को। मून क्वेक का पता लगाएगा। मून क्वेक मतलब जैसे
पृथ्वी में क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, धरती में अर्थक्वेक भूकंप आता है ना, वैसे ही चंद्रमा में भी भूकंप आता है तो मूनक्वेक बोलते हैं उसको। मूनक्वेक मतलब ये मूनक्वेक का पता लगाएगा कैसे वहां मूनक्वेक होता है, ये मिट्टी का जांच करेगा। ये लैंडर में लगा पार्ट्स दिखा रहा है ये अभी चंद्रयान 3 के, तो ये मिट्टी का पार्ट, ये सोलर पैनल लगा है, ये प्लाज्मा को बताएगा। ये प्लाज्मा मतलब वहां के एनवायरमेंट, आयनित जो गैस है वही होता है प्लाज्मा, चौथा स्टेट, उसको बताएगा। और ये 3 खंडा जो लंबा लंबा लगा है ना स्तंभ, ये चंद्रमा से दूरी बताएगा, पृथ्वी से एग्जैक्ट कितना दूरी है ये दूरी बताएगा। तो इतना सारा इक्विपमेंट लगा के हम लोग भेजे हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 के लैंडर में, विक्रम में। अब ये हो गया रोवर, ये है सर रोवर। रोवर क्या करेगा, चंद्रयान 3 का रोवर जो है ना, ये दोनों आंख है, ये कैमरा है, ये घूम घूम कर क्या करेगा, मिट्टी का परीक्षण करेगा पास से। ये देखो ये लैंडर से ऐसे निकलेगा, ये लैंडर से ऐसे निकलेगा और चंद्रमा के आसपास, ये लैंडर के आसपास घूमकर चंद्रमा की मिट्टी का क्या करेगा, ये ऐसे घूम घूम कर क्या करेगा, परीक्षण करेगा। और अपना डाटा परीक्षण करके किसको भेजेगा, अपना डाटा ये परीक्षण करके भेजेगा लैंडर को। फिर लैंडर कहाँ भेजेगा, लैंडर भेजेगा ऑर्बिटर को। समझते हैं, अच्छा से समझते हैं क्या है। तो हमने 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 में अच्छे से मैं समझाता हूँ। चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 में क्या क्या था सर, चंद्रयान 2 में था ये ऑर्बिटर का हिस्सा। ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा ऑर्बिट में, ये हो गया ऑर्बिटर। इसका कोई नाम नहीं दिया गया था ऑर्बिटर का, लेकिन ये लैंडर जो था इसका नाम दिया गया था लैंडर का। ये ऑर्बिटर में कनेक्ट था लैंडर, अभी दिखा है ना कैसे ऑर्बिट कर रहा था, और ऑर्बिटर से अलग हुआ लैंडर। तो ये लैंडर जो है ये लैंडिंग करवाएगा, और इसी लैंडर का नाम था विक्रम, क्योंकि यही चंद्रमा में पहुंचाने वाले थे ना, इसलिए विक्रम साराभाई के नाम में इनका नाम रखा गया, लैंडर का नाम विक्रम। अब यहीं से क्या निकलेगा, यहीं से निकलेगा अपना रोवर, और रोवर आसपास घूम घूम कर क्या देगा, चंद्रमा का हमको ज्ञान देगा। देगा कि नहीं देगा, चंद्रमा का ज्ञान देगा, इसलिए इसका नाम रखा था प्रज्ञान। क्या रखा था सर, प्रज्ञान। चंद्रमा का ज्ञान देगा इसलिए रोवर, रोवर मतलब रोलिंग कर करके क्या करेगा, ये चंद्रमा का ज्ञान हमको देगा, इसलिए हम लोग इसका नाम रखा था प्रज्ञान। तो ये था पूरा चंद्रयान 2 का पार्ट्स। इतने सारे चीज हमने लगभग 950 करोड़ रुपया खर्च करके भेजा था। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, लॉन्च बढ़िया हो गया था। लॉन्च हुआ था 22 जुलाई को, 22 जुलाई को अपना लॉन्च हो गया था 2019 को। लेकिन 40 दिन बाद अगस्त में जब ये लैंडिंग कर रहा था ना, तो अपन को जैसे वीडियो में दिखाया था, वीडियो में क्या दिखाया था, सॉफ्ट लैंडिंग होना था आराम से, जैसे बिल्ली ऊपर दीवार से जब कूदती है तो एक सॉफ्ट लैंडिंग करती है कि नहीं, वैसे सॉफ्ट लैंडिंग करना था, और इस हिसाब से हमने बनाया था। लेकिन जब ये चंद्रमा की सतह से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर था ना, तो क्या हुआ, इसका संपर्क हमसे टूट गया, संपर्क टूट गया और ये धड़ाम से नीचे गिर गया। आप सोचो 2 किलोमीटर ऊपर बिल्डिंग से आप नीचे गिरोगे तो क्या होगा। तो ये इसका भी वही हालत हुआ, ये चकनाचूर हो गया, ये टूट गया और ये हमेशा के लिए संपर्क खो दिए हम लोग। तो इसमें का आंशिक सफलता क्या मिला था, चंद्रयान 2 का सफलता था कि चंद्रयान 2 का आर्बिटर जो है, ये जो आर्बिटर वाला हिस्सा है जो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा था, वो अभी भी सुरक्षित रूप से चल रहा है। तो ये आर्बिटर को हम लोग अभी भी काम में लेंगे चंद्रयान 3 में। और हमारा जो क्रैश हुआ था वो हुआ था लैंडर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ये दोनों टूट गया था। तो हम लोग चंद्रयान 3 में क्या भेजेंगे सर, चंद्रयान 3 में हम लोग भेजेंगे लैंडर और भेजेंगे रोवर। दोनों में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस किए हमने, ताकि जो गलती हुआ है वो अब ना हो चंद्रयान 3 में। हर पॉसिबिलिटीज को देखकर, जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखकर, सुनकर, समझकर जो चेंजेस किया है, ताकि जो गलती है उससे और दोहराया ना जाए। तो इस प्रकार से उस समय क्या हुआ था, ये वाला यदि आपने देखा होगा, ये जो इमेज है आपको याद होगा 2019 में जब लैंडिंग जो क्रैश हो गया था ना और हमारा मिशन फेल हो गया था, तो हमारा के सीवन सर थे, चीफ कौन थे, के सीवन सर, जिनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको सांत्वना दिया था और कहा था कि कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है। और इन्होंने इसको ठाना और माना कि अब नहीं रुकेंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी जज्बा के साथ फिर लग गए 2019 के बाद, और आज 4 सालों बाद फिर हमने इतना 650 करोड़, लगभग 650 भी नहीं है ये, 615 से 612 करोड़ में हमने क्या किया, अपना चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया 12 जुलाई को। और ये हमारे आदि पुरुष के जो मेकिंग है 700 करोड़, उससे भी कम बजट में हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं। एक मूवी के बजट से भी हम लोग कम बजट में चंद्रमा तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन एक बात आपके मन में आ रही होगी, सर पहले 950 करोड़ लगा चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में 615 करोड़, ये कैसा गजब बात है, अभी तो महंगाई बढ़ गया है तो ये तो बढ़ना चाहिए था। जी नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना कि आप आर्बिटर की बात कर रहे हैं। आर्बिटर क्या है, अभी भी सही सलामत है चंद्रयान 2 का। हमने चंद्रयान 3 में केवल क्या भेजा है, लैंडर और रोवर। आर्बिटर वहीं से काम लेंगे जो चंद्रयान 2 में घूम रहा है, वहीं से काम लेंगे आर्बिटर का, तो इसका खर्चा बच गया। तो 615 करोड़ में हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा में पहुंचने वाला है। तो ये है चंद्रयान 3 का जो है, कहां से लॉन्च हुआ सर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां है सर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां है, आंध्र प्रदेश में। तो ये है आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। और ये यहाँ से ऐसे ऊपर तरफ क्या रहता है, ये है आंध्र प्रदेश, और ये नीचे रहता है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये आपको पता है क्या, ये कौन सा झील है, ये है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील के निकट ही है, पुलिकट झील के तट में बोल सकते हो, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। यहीं से हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। सतीश धवन कौन थे, सतीश धवन भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विक्रम साराभाई के उत्तराधिकारी आप बोल सकते हो। विक्रम साराभाई के बाद इसरो का कमान इन्हीं ने संभाला था, सतीश धवन ने। और जैसे मैं बताया, चंद्रयान 1 मिशन है ना, चंद्रयान 1 मिशन और मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये दोनों जो सैटेलाइट है, इसको कौन भेजा था सर, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट है, इससे हमने क्या, मॉम और चंद्रयान 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और ये पीएसएलवी किसकी देन है, सतीश धवन सर। सतीश धवन के समय ही ये पीएसएलवी पर बहुत काम हुआ था, और उनके बदौलत ही यहाँ तक पहुंचे थे। अभी भी काम में चल रहा है पीएसएलवी। और हमने अभी जो अपना लॉन्च किया, कौन सा लॉन्च किया, चंद्रयान 3 C3, वो क्या था, वो था जीएसएलवी मार्क 3। और इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसी को बोलते हैं LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 क्या है सर, ये जनरेशन अपग्रेडेशन है। मार्क 1 आया, फिर मार्क 2 आया, उसमें चेंज हुआ, तो फिर मार्क 3 आया, उसमें चेंज हुआ। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें पूरा आपको स्पेस के बारे में पूरा बताऊंगा कि ये लॉन्च व्हीकल रॉकेट वगैरह की पूरा डिमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ये चंद्रयान के लिए वीडियो है, तो चंद्रयान पर फोकस है। मेरा नोट्स पूरा बन चुका है, इसमें आपको नोट्स जो मिलेगा इसमें पूरा है, वो ये लॉन्च व्हीकल वगैरह हर चीज है। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये लॉन्च व्हीकल क्या है। तो चंद्रयान जो 3 है उसका रॉकेट कौन था, LVM-3 था। कौन सा रॉकेट था, LVM-3 रॉकेट था। कहां से लॉन्च किए, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। पुलिकट लेक के पास है, ये आंध्र प्रदेश पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है। एक और फैक्ट बढ़िया जबरदस्त, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्या आता है सर, ज्यादातर जो स्पेस स्टेशन है, ज्यादातर जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो आपको पूर्व तट में मिलेगा, इधर मिलेगा समुद्र, और ये वाला तट में मिलेगा। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये पृथ्वी है, जितना भी देश देखोगे, जो ये जितना भी देश है वो तट में ना ज्यादातर आपका स्पेस स्टेशन रहेगा, ये पूर्व तट में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है ना ये ऐसे घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आप जब मैप पढ़ते हो तो क्या बनाते हो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व बनाते हैं। तो अपना जो पृथ्वी है कैसे घूम रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है ना, तो जब रॉकेट यहाँ से लॉन्च करोगे तो ये ऐसे घूम रहा है, तो रॉकेट को भी इधर थ्रस्ट मिलेगा, ये गति के कारण, पृथ्वी के गति के कारण इधर थ्रस्ट मिलेगा।
अब इधर थ्रस्ट मिलेगा। अब इमेजिन करो मैं इधर कोस्टल में इधर कहीं स्पेस स्टेशन बना देता हूं, अपना स्पेस स्टेशन इधर बना दिया और यहां से रॉकेट लॉन्च कर दिया, तो इसको थ्रस्ट किधर मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही तो इधर थ्रस्ट मिलेगा ना, इसको इधर मिलेगा थ्रस्ट। अब क्या हो गया, मान के चलो किस्मत खराब थी, ये ब्लास्ट हो गया अपना, ये फूट गया ऊपर में जाके, तो इसका मलबा कहाँ नीचे गिरेगा भैया, ये जमीन में गिरेगा। यहाँ जो मनुष्य है उसको क्या हो सकता है नुकसान, वो क्या हो सकता है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेशन है उसको ज्यादातर इधर पूर्व तट में रखते हैं, ताकि जो रॉकेट लॉन्च करें तो उसमें थ्रस्ट इधर लगेगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इधर लगेगा ना थ्रस्ट, ये ऐसे लगेगा, और किसी कारणवश ये ब्लास्ट हो गया ना तो ये समुद्र में जाके गिरेगा, कोई मानव जान का नुकसान नहीं होगा। इसलिए अगर कहीं पूछ दिया जाए कि प्रश्न में कि आपका स्पेस स्टेशन कौन सी दिशा में ज्यादातर रहता है, तो वो ज्यादातर पूर्वी तट में रहता है। कहाँ रहता है, बीच में भी रहता है, लेकिन ज्यादातर वो पूर्वी तट में रहता है, ताकि मान जो जीवन की हानि ना हो। तो इस प्रकार से हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया सर, 14 जुलाई 2023 को अभी लॉन्च किया, और ये अपने पाथ में चल रहा है। जो मैंने पाथ बताया वैसी पाथ में हम लोग लगभग 40 दिन बाद, कब सर, 40 दिन बाद लगभग 23 अगस्त को, 40 नहीं ये 42 दिन होगा जहां तक, 23 अगस्त को हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, चंद्रमा में लैंड करेंगे लैंडर द्वारा, और वहां हम लोग जो अपना मिशन लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो ये 14 जुलाई था, मैंने शायद 12 जुलाई बोल दिया था, ये 14 जुलाई है, और ये 2023 में हमने लॉन्च किया। लगभग 40 से 42 दिन बाद 23 अगस्त को हम लोग लैंडिंग करेंगे। और इसमें क्या होगा, एक खास बात क्या है पता है, ये 14 जुलाई से 23 जुलाई को जैसे ही लॉन्च करेगा, 23 अगस्त को लॉन्च करेगा, 23 अगस्त से लगभग 14 दिन बस ये काम करेगा, पता है 14 दिन का है इसका लाइफ। ये कैसा सर, इतना महंगा चीज भेज रहे हो 14 दिन के लिए, जी बिल्कुल। 14 दिन में क्या होता है, जैसे हमारा पृथ्वी है ना, इसमें एक दिन कितने घंटे का रहता है, एक दिन रहता है 24 घंटे का, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। ये 12 घंटे का दिन, जो दिन क्या रहता है, सूर्य के प्रकाश में रहता है 12 घंटा, और ये इधर 12 घंटा अंधेरा में रहता है। उसी प्रकार ना आप चंद्रमा की बात करोगे तो चंद्रमा में 14 दिन रहता है और 14 रात रहता है। ये क्या है सर, मतलब चंद्रमा का एक दिन हमारे 14 दिन के बराबर है, ये ध्यान से समझो। मतलब चंद्रमा अपने जो धुरी है उसमें एक चक्कर 28 दिन में लगाता है, ये अपने हमारा 24 घंटे में लगा लेता है, ये 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाता है, लेकिन चंद्रमा अपने धुरी में इधर, ये अपने धुरी में ना 28 दिन लगाता है, मतलब ये एक चक्कर लगाने में 28 दिन ले रहा है। तो आधा मतलब 14 दिन अगर हमारे पृथ्वी के दिन से कंपेयर किया जाए तो 14 दिन, हमारे समय 14 दिन जितना होता है उतना दिन यहाँ दिन रहेगा, और 14 दिन क्या रहेगा, रात। 28 दिन में हमारा जो एक महीना है उसमें हमारे 14 दिन यहाँ क्या रहेगा, यहाँ सूर्य का प्रकाश आएगा, 14 दिन सूर्य का प्रकाश रहेगा, और 14 दिन क्या रहेगा, रात पूरा, मतलब एक महीना लगता है लगभग 28 दिन। तो उसी 14 दिन 24 घंटा 14 दिन में हमारा जो ये मिशन है वो काम करेगा, क्योंकि जब 14 दिन के बाद रात हो जाएगा वहां चंद्रमा में, जो रात का टाइम आएगा उसमें क्या होगा, मैं अभी बताया, वहां वायुमंडल नहीं है, बहुत विरल है। वायुमंडल क्या करता है, वायुमंडल मतलब हवा का जो घनत्व है वो पूरा हीट को क्या करता है, कंबल की तरह, जैसे आप कंबल ओढ़ते हो आपको ठंडा लगता है तो गर्मी को क्या करता है, लपेट के रखता है ना, गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ हमारे वायुमंडल क्या करता है, जो पृथ्वी का जो गर्मी है उसको बना के रखता है। लेकिन चंद्रमा में वायुमंडल है ही नहीं, वहां विरल है, तो वहां क्या होता है, पूरा जो हीट है वो स्कैप हो जाता है, हीट क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, और ये यहाँ रात में लगभग -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान। अब इस -150 से 200 डिग्री सेल्सियस में हमारा लैंडर या रोवर काम करे, इतना हमको मतलब नहीं लगता, ये मतलब इतना डिग्री सेल्सियस में ये बंद पड़ जाएगा।
तो हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, मात्र 14 दिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे, जितना डाटा हो सके लेंगे। तो ये 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया, 23 अगस्त को पहुंचेगा। उसके बाद 14 दिन ये काम करेगा। अगर काम कर दिया 14 दिन के बाद, रात के बाद भी सूर्य के प्रकाश में फिर से ये एक्टिव हो जाता है ये सोलर पैनल से, तो बढ़िया हो जाएगा और हमको टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुश्किल है, शायद ही हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से हमारा चंद्रयान 3 हमको होगा। लेकिन एक बात और ध्यान में आती है कि सर ये जो चंद्रयान 2 था और ये चंद्रयान 3, ये साउथ पोल को क्यों जीत में लेकर बैठा है, ये साउथ पोल ही क्यों जाना है इन लोगों को? क्योंकि आप देखोगे ना, पूरा विश्व का जो मिशन है ये पूरा बीच में ही है। आप देख रहे हो, लगभग चंद्रमा की बीचों बीच। ये जो साउथ पोल है ना, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ये साउथ पोल में अभी कोई नहीं पहुंचा है। चंद्रमा में लैंड किया है 3 देश, चंद्रमा में लैंड किए हैं यूएसए मतलब अमेरिका, चीन और रूस। ये तीनों ने अभी क्या किया है, लैंड कर लिया है। कहाँ? चंद्रमा में। और हम लोग चौथा देश बन गए हैं, हम लोग चौथा देश बनने वाले हैं जो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ करने वाले हैं, चंद्रमा में। लेकिन साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम लोग पहला देश बनने वाले हैं। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले कहाँ? साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव में। दक्षिण, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव क्या है, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ बड़े बड़े क्रेटर है, यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करना अंधेरे में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ आप देखोगे ना, लगभग 52% चांस है सफलता की, मात्र 52%। जितना भी आप कर लो, 50-50 आप बोल सकते हो चांस है सही होने का। यहाँ क्रैश भी हो सकता है एक बार और। बहुत सारे देश, बहुत सारे, अभी तक ना एक बार में कोई नहीं पहुंचा है, सबका क्रैश हुआ है। ऐसा मत बोलना कि हम लोग ही क्रैश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जाके फेल हुए हैं, तब जाके। अभी इजराइल ने भी यहाँ ट्राई किया था सॉफ्ट लैंडिंग का, अभी पता होगा तो न्यूज में आ रहा था। इजराइल ने भी ट्राई किया था, इजराइल का भी क्रैश हो गया, पूरा सत्यानाश हो गया उसका भी। तो हम लोग जितना भी कोशिश किया है, आशा करते हैं कि इस बार पूरा सफलता हमको मिले। तो ये है साउथ पोल, ये साउथ पोल अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ बहुत कुछ होने की संभावना है, खनिज, यहाँ का एनवायरनमेंट समझने की जरूरत है, यहाँ पानी होने की संभावना है। तो हर चीज यहाँ जाने के बाद समझ आएगा। साउथ पोल में, साउथ पोल को फार साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमको कभी नहीं, हमने देखा ही नहीं है इसको, ये फार साइड है, दूर है हमसे। चंद्रयान मिशन का नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके पहले ये बताओ कि ये मैम को आप जानते हो, रितु इराधल मैम थे निर्देशक, इराधल ये थे निर्देशक। अभी जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन थे उनके ये थे। अभी देखो वुमेन पावर को। और जो थीम आपको पूछ दिया जाए, थीम क्या था? थीम था साइंस ऑफ द मून। तो ये सब आपको नोट्स में मिला होगा, ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर नोट्स में? आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर। ये एप्लीकेशन में जाकर आप देखोगे, डाउनलोड करोगे तो ऐसा आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंटरफेस मिलेगा। आपको कोर्स में जाकर क्लिक करना है, कोर्स में जाकर क्लिक करोगे, ये कोर्स में जाकर क्लिक करने पर ऐसा ओपन हो जाएगा इंटरफेस। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको व्यू डेमो पर जाके क्लिक करना है। यहाँ जो कोर्स रिलेटेड वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, हर चीज यहाँ मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको जाना है। इस व्यू डेमो में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वीडियो मिलेगा, इसी चंद्रयान का वीडियो। तो आपने वीडियो तो देख लिया है, वहां देखने की जरूरत नहीं है। वहां आपको वीडियो के साइड में पीडीएफ का लिंक मिलेगा और उसी पीडीएफ में आपको इसका नोट्स मिलेगा प्रॉपर। आप एक काम करना, प्रिंट निकलवा लेना, कलर प्रिंटिंग बढ़िया बनेगा, बुक जैसा आपको मिल जाएगा। या आप मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करो। और इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं पूरा रॉकेट लॉन्चिंग को समझाऊंगा, कितना रॉकेट है, कैसे लॉन्च होता है, PSLV, LVM, ये PSLV क्या है, LVM क्या है, SSLV क्या है, और अपन RSLV पर काम कर रहे हैं। ये कौन सा रॉकेट है पूरा इसरो का, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में आता है ये सब चीज़। और बहुत सारा फैक्ट जो मैं लेकर आया हूँ लेकिन इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ऑर्बिट्स
क्या होता है सैटेलाइट ऑर्बिट्स, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। कितने प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, लॉन्चर, PSLV, ये सब आपके लिए बन चुका है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वीडियो देखे बिना आप नोट्स नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से इसरो कब बना, ये कौन है, इसरो के चीफ का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, हर चीज़ हम देखेंगे। ये कौन थे, अंतरिक्ष यात्री कब कहाँ गए थे, ये कौन थे, ये कौन थे, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है उसमें देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। शेयर करना, बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बना है। यकीन मानो हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।